तो ये वन शॉट में ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में बेयर मिनिमम हमें कितना पता होना चाहिए उतना डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। तो ऑर्गन फंक्शन टेस्ट क्यों किए जाते हैं? ताकि फंक्शनैलिटी चेक कर सके कि ऑर्गन ठीक से काम कर भी रहा है कि नहीं। तो डायग्नोसिस इससे हो जाएगा डिज़ीज़ का। फिर उसके बाद कोई ट्रीटमेंट देंगे तो प्रोग्रेस चेक करेंगे कि क्या वो काम कर रहा है कि नहीं, प्रोग्नोसिस से कितना सीवियर डैमेज है, और ट्रीटमेंट जो हमने दिया, ट्रीट किया, तो वो काम कर रहा है कि नहीं, उसको मॉनिटर करने के लिए। मेजर ऑर्गन फंक्शन टेस्ट में आते हैं लिवर फंक्शन टेस्ट, LFT, KFT एंड TFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स में भी डायरेक्टली शॉर्ट नोट में अगर आए तो डोंट गेट कंफ्यूज। ये इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि LFT मतलब लिवर फंक्शन टेस्ट है। तो लिवर के इन जनरल फंक्शंस क्या होते हैं? CPF, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, CPL, मेटाबॉलिज्म। अब जो एल्ब्यूमिन है वो लिवर में सिंथेसाइज होता है। क्लॉटिंग फैक्टर्स भी कुछ लिवर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। लाइपोप्रोटीन सिंथेसिस भी लिवर का काम है। अब जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है, लिवर उसका कॉन्जुगेशन कर देता है। ठीक है, UDP, ग्लूकोनाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, वो सब रिएक्शन वगैरह होते हैं, है ना, कॉन्जुगेशन वाला प्रोसेस होता है। क्योंकि जो अनकॉन्जुगेटेड है वो एल्ब्यूमिन के थ्रू ट्रैवल करता है ब्लड स्ट्रीम में एंड देन लिवर के पास पहुंचता है फॉर इट्स कॉन्जुगेशन। तो ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन, बॉडी को डिटॉक्स करने का काम मेनली लिवर का होता है। जैसे अमोनिया है, ठीक है, उसको मोनोटेलिक तो है नहीं, हम यूरिया में कन्वर्जन एंड ऑल, जो कि पूरे साइकिल्स हम कर चुके हैं अच्छे से डिटेल में, राइट। एक्सेस ग्लूकोज लिवर में ही ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और वाइटामिन्स भी मैंने बताया था उस वीडियो में कि लिवर में स्टोर रहते हैं। आयरन स्टोरेज इज ऑल्सो करेंगे इन लिवर। लिवर फंक्शन के टेस्ट को काफ़ी वैराइटीज़ में क्लासिफाई किया जा सकता है। कुछ होते हैं हेपाटोसेलुलर टेस्ट, जो हेपाटोसाइट्स के लिए टेस्ट हैं। कुछ होते हैं कोलेस्टैटिक टेस्ट, ठीक है, जो लिवर के बाइल को असेस करने में हेल्प करते हैं। एक्सक्रीटरी फंक्शन टेस्ट, सिंथेटिक फंक्शन टेस्ट और डिटॉक्स टेस्ट, क्योंकि लिवर का डिटॉक्स वगैरह ये सब में फंक्शन है। तो आर्टिफिशियल सिंथेटिक टेस्ट भी होते हैं। अब कोई सब्सटेंस हम ऐसा डालते हैं जो कि लेट्स से एक्सक्रीट आउट भी हो जाए ढंग से और कोई हार्म भी ना करे, और चेक कर पाए कि, जैसे क्लियरेंस का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, यू कैन विजुअलाइज इट लाइक दैट। किडनी वाले में अभी इन्यूलिन वाला आ जाएगा, जैसे, है ना, जैसे क्रेटिनाइन, इट इज़ नेचुरल और उसकी क्लियरेंस बेटर होती है ना, इट इज़ कंपैरेटिवली यूज्ड। हेपाटोसेलुलर इंजरी अगर होती है, जो हेपाटोसाइट्स हैं अगर वो इंजर्ड हैं, तो उसके स्पेसिफिक मार्कर्स क्या होंगे, ये एंजाइम्स में भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। लेट्स रिवाइज दैट। ठीक है, SGPT जो सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसअमाइनेज, और AST होता है, मैंने S फॉर शराब उसमें ट्रिक बताई थी। तो जो शराब अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ है वो प्रीडोमिनेंटली उसमें AST इंक्रीज़ हो जाता है। अल्कोहल की वजह से अगर लिवर ख़राब हुआ है तो AST SGOT इंक्रीज़ हो जाता है। और अगर वायरस की वजह से हेपेटाइटिस हुआ है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द हेपेटोसाइट्स, तो ALT इंक्रीज़ हो जाएगा। और LDH के लेवल्स, LDH की काफ़ी आइसो एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं, LDH इंक्रीज़ हो जाता है हेपेटिक नेक्रोसिस में। नेक्रोसिस का मतलब होता है कि सेल जो लैक्टेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम है। कोलेस्टैटिक मार्कर्स की बात करें, कोलेस्टेसिस और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन होता है, और कोलेस्टेसिस उस कंडीशन को बोला जाता है कि बाइल ढंग से लिवर से बाहर निकल नहीं पा रहा। अगर ALP के भी कई आइसो एंजाइम्स होते हैं। अगर ALP में एलिवेशन हेपेटिक ओरिजिन का है, तो मतलब जो ALP वाला लिवर ALP है, बाइल ALP, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो वो कैसे पता लगेगा? ALP तो क्योंकि काफ़ी जगह से रिलेटेड है, जैसे प्लेसेंटल ALP होता है, बोन्स वाला, है ना, ऐसे अलग अलग टाइप के ALP हैं। लिवर ALP इंक्रीज़ हो रही है, ये पता लगाने के लिए, हेपेटिक ओरिजिन का पता लगाने के लिए GGT
किया जाता है, जीजीटी से वो चेक किया जाता है, उससे पता लगता है। इसकी फुल फॉर्म होती है गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज, है ना। और जो कॉलेस्टैटिक डिजीज़ हैं उसमें एक फैक्ट पता होना चाहिए कि जो 5' न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अब बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन है, उसका एक और कौन सा मार्कर होता है? तो कॉलेस्टैटिक मार्कर्स भी बेसिकली जैसे कार्डियक मार्कर्स, ट्यूमर मार्कर्स, अलग अलग मार्कर्स हमने पढ़े हैं। तो मतलब अगर बाइल में ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन या फिर बाइल के फ्लो में कोई रुकावट है तो उसके लिए क्या क्या इंक्रीज़ होगा उस कंडीशन में? तो ल्यूसीन अमाइनोपेप्टिडेज लैप एक और मार्कर है, ये भी इंक्रीज़ होगा तो बाइल डक्ट का ऑब्स्ट्रक्शन है। यू मस्ट क्रैम ऑल दीज फैक्ट्स, ठीक है। तो अब पोरफायरिन्स और पोरफायरिया, अगर हीम सिंथेसिस अच्छे से नहीं हो पा रहा, लिवर का ये एक और डिफेक्ट देख लिया लिवर में और बोन मैरो में, जो हीम सिंथेसिस प्रोसेस मैंने करा दिया ऑलरेडी मिनरल्स वाली वीडियो में, है ना। तो ALA सिंथेज रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये तो बताइए होगा आपको, है ना। जो पायरिडॉक्सिल फॉस्फेट है विटामिन B6 की एक्टिव फॉर्म, वो कोएंजाइम होती है इसमें। अब हीम सिंथेसिस नहीं हो पाता तो कौन सी कंडीशन हो जाती है? एक्यूमुलेशन ऑफ पोरफायरिन्स इन यूरिन, पोरफायरिया हो जाता है। अब ये जो हीम है ना, ये इनहिबिट कर देता है इस एंजाइम ALA सिंथेज को बाय द नेगेटिव फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म। ठीक है, जो AS2 की डेफिशिएंसी है अगर, तो एक्स लिंक्ड साइडरोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर MCQs, ठीक है। पोरफायरिया एक ग्रुप है इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का जिसमें हीम का सिंथेसिस ढंग से नहीं हो पा रहा है। इट इज़ डिफेक्ट इन हीम सिंथेसिस, मेटाबॉलिक नहीं, हीम सिंथेसिस के में ही डिफेक्ट है। एंजाइम की डेफिशिएंसी हो जाती है जिसकी वजह से पोरफायरिन सब्सटेंस का और उसके इंटरमीडिएट्स का अक्यूमुलेशन हो जाता है। अब पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डा क्या होता है? ठीक है, इसमें जो एंजाइम है वो यूरो पोरफायरिनोजन है डीकार्बोक्सिलेज। यूरोपोरफायरिनोजन इनएक्टिव फॉर्म में जो डीकार्बोक्सिलेज टाइप की एंजाइम है वो डेफिशिएंट है, और ये सबसे कॉमन टाइप का पोरफायरिया है। इसमें होता क्या है? तो ये जो हीम सिंथेसिस की एंजाइम है इसमें डिफेक्ट है और इसकी वजह से पोरफायरिया हो रहा है और पोरफायरिन्स यूरिन में इंक्रीज़ हो रहे हैं। इसमें क्या क्या होता है? फोटो सेंसिटिविटी, लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिविटी हो जाती है और ब्लिस्टर्स स्किन पे फॉर्म हो सकते हैं। तो लाइट पे अगर एक्सपोजर हुए तो ब्लिस्टर्स, ये लीजन्स, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है? अल्कोहल और क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या आयरन ओवरलोड या आयरन टॉक्सिसिटी बेसिकली। जैसे म्यूकोजल ब्लॉक थ्योरी है जो आयरन को रेगुलेट कर रही थी ना, तो वो डिफेक्ट उसमें हो जाए कोई, या फिर लिवर प्रॉब्लम है, अल्कोहल एसोसिएटेड डिजीज़। यूरिन फिर डार्क अपेयर करता है जब पोरफायरिन्स आ रहे होते हैं। तो पोरफायरिया क्यूटेनिया टार्डिया UROD एंजाइम की वजह से लिवर में बेसिकली ये एंजाइम बनती है और उसका लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। और एंजाइम का लेवल कम हो क्यों रहा है? उसके पीछे के कॉजेज़ हैं, जैसे एक्सेस आयरन है अगर बॉडी में, या फिर UROD जीन में कोई डिफेक्ट है तो उसकी वजह से एंजाइम की डेफिशिएंसी है, या फिर एक्सेस अल्कोहल इनटेक, ज़्यादा अल्कोहल टॉक्सिसिटी होगी तो लिवर में डैमेज हो जाता है ना। तो इसमें स्किन रिलेटेड ही प्रॉब्लम्स देखी जाती हैं। स्किन बहुत ही सेंसिटिव हो जाती है, देयर इज़ स्किन इज़ बिकमिंग फ्रेजाइल, है ना। तो ब्लिस्टर्स अपीयर कर रहे हैं, ब्लिस्टरिंग एंड लीजन्स। और साथ साथ इसमें क्या देखने को मिलता है? ठीक है, इसमें हेयर ग्रोथ इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें सब कुछ मेजर करने के लिए पोरफायरिन्स का, बेसिकली इसको चेक करने के लिए पोरफायरिन्स का लेवल मेजर किया जाता है। तो पोरफायरिन्स का लेवल लाइक यूरिन में ब्लड सैंपल भी लेते हैं, फिर उसमें आयरन वगैरह का सब कुछ चेक कर दें। तो दैट वाज लाइक बेसिक आइडिया अबाउट लिवर फंक्शन टेस्ट। जिसमें लिखने को है तो यू कैन मेंशन ऑल दोज पॉइंट्स, बाकी ज़्यादा डीप में नहीं जाना, तो उतना ही एटलीस्ट
तो नेक्स्ट किडनी फंक्शन टेस्ट का भी ऐसे ही बेसिक आइडिया ले लेते हैं हम। किडनी के फंक्शंस तो पता ही हैं हमें, है ना, थ्रू द एक्सक्रीटरी चैप्टर। मेटाबॉलिक जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनका एक्सक्रीशन, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस पर मैंने वीडियो डेडिकेटेड एक बनाई थी, तो उसमें भी ये डिस्कस हुआ है, राइट। बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करना। किडनी हार्मोनल रेगुलेशन भी करती है बाय प्रोड्यूसिंग जेजी सेल्स से, मैंने बताया था रेनिन बनता है एरिथ्रोपोइटिन एरिथ्रोपोइसिस के लिए। विटामिन डी को कैल्सिट्रियोल लाइक एक्टिवेशन करती है वो किडनी। किडनी फंक्शन टेस्ट की क्लासिफिकेशन, कुछ ग्लोमेरुलस को स्पेसिफिकली टेस्ट करेंगे तो ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, ट्यूब्यूल्स को जो टेस्ट करेंगे जैसे प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड ऑल, उनके लिए टेस्ट स्पेसिफिक। अब रीनल क्लियरेंस टेस्ट भी होते हैं कि किडनी की क्लियरेंस को मेजर करने के लिए, जैसे इन्यूलिन, क्रेटिनाइन वगैरह। यूरिन को एग्जामिन करना, है ना, एबनॉर्मल यूरिन पे जैसे हमारे टेस्ट होते हैं काफ़ी ज़्यादा। ग्लोमेरुलस के फंक्शन को टेस्ट करने के लिए GFR को मेजर किया जाता है। GFR की वैल्यू तो सबको पता ही होगी, राइट, 125 ml पर मिनट के अराउंड। और GFR हमारी बॉडी मेंटेन करके रखती है किडनीज। तो अगर GFR में कोई भी डेविएशन है तो वो प्रॉब्लम इंडिकेट कर रहा है किडनी में। इन्यूलिन क्लियरेंस, इन्यूलिन को डाल दे जो डाई को, उसकी अच्छी क्लियरेंस है, इट इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। बट क्रेटिनिन इट इज़ बेटर क्योंकि ये नेचुरल होता है और क्लियरेंस वाइज इट इज़ बेटर। मतलब बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट्स में अगर इफ़ यू रिमेंबर जनरल फिजियोलॉजी में, तो जो भी कंपार्टमेंट को अच्छे से जैसे बॉडी में डालें और वो उसी को अच्छे से लीव कर दे, देयर इज़ नो लाइक सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा उस सब्सटेंस का, तो वो बेटर है। तो क्योंकि ये नेचुरल है तो इट इज़ द बेस्ट। वैसे गोल्ड स्टैंडर्ड कोई आर्टिफिशियल में बात करें तो इन्यूलिन। कार्ब केमिस्ट्री में मैंने बताया था इन्यूलिन इज़ अ फ्रक्टोपॉलीमर, फ्रक्टोज की यूनिट्स से मिलकर बना हुआ होता है। EGFR इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सीरम क्रेटिनिन। अगर सीरम में क्रेटिनिन मेजर कर लें तो उससे भी GFR पता लग जाएगा, विच इज़ वेरी हेल्पफुल। रीनल बायोमार्कर्स, ठीक है, रूटीन बायोमार्कर कौन सा बेस्ट होता है? सीरम क्रेटिनिन। अब ब्लड में यूरिया और नाइट्रोजन के लेवल्स भी रीनल फंक्शन को बता सकते हैं। अगर ब्लड में यूरिया इंक्रीज हो रहा है तो मतलब रीनल फेलियर या डिहाइड्रेशन भी है, क्योंकि यूरिया को तो यूरिन में निकल जाना चाहिए, अगर ब्लड में आ रहा है, सीरम में आ रहा है तो प्रॉब्लम है। सिस्टानिन C डिटेक्ट करता है अर्ली रिडक्शन इन GFR। सिस्टानिन C से पता लगता है कि GFR कहीं रिड्यूस तो नहीं हो रहा, धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है ना। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, मतलब किडनी धीरे धीरे फिल्टर कर रही है, मतलब वो ख़राब हो रही है, जैसे मेम्ब्रेन में डिफेक्ट हो रहा है अगर, तो जैसे मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज उसके अंदर का होना चाहिए अच्छे से, तभी फिल्टर होगा, नहीं तो एल्ब्यूमिन वगैरह आ जाएगा। NGAL इज़ एन अर्ली मार्कर ऑफ एक्यूट किडनी डिजीज़। ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाना, जस्ट रिमेंबर दीज फैक्ट्स, ठीक है। अब क्लियरेंस टेस्ट पे आ जाते हैं। क्लियरेंस की बेसिक सी डेफिनेशन है, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा क्लियर्ड ऑफ अ सब्सटेंस पर मिनट। 1 मिनट में कोई सब्सटेंस प्लाज्मा से कितनी क्लियर हो जाएगी, तो इन्यूलिन जल्दी निकल जाता है, इट इज़ गुड फॉर मेजरिंग GFR, बट क्रेटिनिन क्लियरेंस इट इज़ बेटर क्योंकि वो सीरम से ही डिटेक्ट कर लेता है। फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज PAH क्लियरेंस, इससे पता लगता है रीनल प्लाज्मा फ्लो। अब ट्यूबुलर फंक्शन के लिए टेस्ट, मैंने आई गेस कुछ और बोल दिया इसको। PAH की फुल फॉर्म थी अमाइनो कुछ हाइप्यूरिक एसिड। प्लाज्मा में अमाइनो हाइप्यूरिक एसिड, वो मैं कंफ्यूज हो गया था लाइक PAH वाली डेफिशिएंसी से। तो ट्यूबुलर फंक्शन, कॉन्सेंट्रेशन एंड डाइल्यूशन टेस्ट किए जाते हैं ट्यूबुलर फंक्शन को असेस करने के लिए। अब रीनल थ्रेशोल्ड, जैसे ग्लूकोज का हमें पता है 180 मिलीग्राम्स पर DL, थ्रेशोल्ड से
टोटल थ्रेशोल्ड मैक्सिमम, मैंने जो रीनल वाला चैप्टर कराया था उसमें थ्रेशोल्ड मैक्सिमम की डेफिनेशन और वो पूरा ग्राफ बताया था, तो उससे क्लियर हो सकता है। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी। फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम हेल्प्स टू असेस ट्यूबुलर इंजरी। सोडियम का एक्सक्रीशन अफेक्ट हो जाता है अगर ट्यूब्यूल्स इंजर्ड हैं तो। यूरिन को एग्जामिन किया जाए तो प्रोटीन लाइक प्रेजेंस ऑफ एल्ब्यूमिन इन यूरिन, लेट मी नो इन द कमेंट्स उसके लिए बायोकेमिस्ट्री में कौन सा टेस्ट एबनॉर्मल यूरिन का परफॉर्म किया जाता है। मैंने उस पर डेडिकेटेड शॉर्ट्स भी बनाए हैं 5, इफ़ यू वांट टू सी देम, 5 मिनट में वो कवर्ड है। तो ग्लोमेरुलस रिलेटेड डिजीज़, माइक्रो एल्ब्यूमिन यूरिया, ये तो हो गया। इससे डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटीज़ में जो कॉम्प्लिकेशन है नेफ्रोपैथी की वो, कि डायबिटीज़ में लाइटस में ग्लाइकोसूरिया होता है, सबको पता है। हिमैचूरिया मतलब ब्लड की प्रेजेंस यूरिनरी ट्रैक्ट के डिजीज़ को बताती है, ब्लड इन यूरिन, तो रेड कलर का अपीयर होगा वो। स्पेसिफिक ग्रेविटी फिक्स होती है वैसे तो यूरिन की, अगर उसमें कोई भी डेविएशन आए तो रीनल प्रॉब्लम है, लाइक 1.010 से कुछ भी चेंज आए तो। एजोटेमिया, कुछ क्लिनिकल टर्म्स देख रहे हैं हम, मतलब किडनी अच्छे से फिल्टर नहीं कर पा रही, तो मतलब इससे नाइट्रोजनस फिल्टर नहीं कर पा रही तो मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट का अक्यूमुलेशन होगा और एलिवेशन होगा उसमें। यूरेमिया, प्रेजेंस ऑफ, एमिया मतलब इन ब्लड, प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन यूरिन, तो यूरिया किडनी बाहर नहीं निकाल पा रही, वो ब्लड में अगर आ रहा है यूरिया इन ब्लड तो वो प्रॉब्लमेटिक है, तो रीनल फेलियर है। एजोटेमिया प्री रीनल होता है, एक रीनल होता है और एक पोस्ट रीनल होता है, मतलब किडनी का स्पेसिफिकली कोई रीनल से पहले ही डिफेक्ट है, किडनी से पहले ही डिफेक्ट है, जिसकी वजह से एजोटेमिया हो रहा है, मतलब अक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड। तो किडनी का यहाँ पर कोई फॉल्ट नहीं है प्री रीनल में, रीनल रेफर्स टू किडनी, तो किडनी से पहले ही कोई प्रॉब्लम है, जैसे कोई हार्ट फेल अगर हो गया, मान लो हार्ट फेलियर है तो ब्लड ढंग से पहुँचा ही नहीं किडनी पे से, तो वो फिल्टर ही क्या करेगी, है ना, तो उस प्रॉब्लम की वजह से। अब रीनल किडनी में ही कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से, जैसे ग्लोमेरुलर डिफेक्ट है कोई ग्लोमेरुलस में, तो उस वजह से। पोस्ट रीनल क्या होता है कि किडनी ने तो ठीक काम किया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम है, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट में ब्लॉकेज अगर हो जाए या फिर कोई कार्सिनोमा वहाँ पर हो, कुछ जैसे स्टोन्स हों या प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट एंड ऑल, किडनी के बाद वाली कोई जगह की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से यूरिया ब्लड में आ जाना। अब आते हैं हम तीसरे थायराइड फंक्शन टेस्ट पर। अब थायराइड पर मैंने एंडोक्राइन में स्पेसिफिकली एक वीडियो बनाई थी, लाइक 1 आवर अराउंड की, सो इसको डिटेल में करने के लिए यू कैन वॉच दैट, ठीक है। फिजियोलॉजी की प्लेलिस्ट में से एंडोक्राइन की जो 1 आवर पूरी 7 वीडियोस की सीरीज़ है, तो इसमें भी वही है, मैंने ओवरलैपिंग टॉपिक्स नहीं लिए, इसमें काफ़ी कॉमन पॉइंट्स है, जैसे ये ना टॉपिक काफ़ी क्लिनिकल है तो इसमें फिजियोलॉजी की एप्लीकेशन वगैरह आ जाती है, तो मैंने सिर्फ बायोकेमिस्ट्री में से क्या क्या स्पेसिफिकली फैक्ट्स हमें रटने हैं वो वाले मेंशन कर दिए हैं यहाँ पर। ये थायराइड हार्मोन असेसमेंट में TSH सबसे सेंसिटिव होता है। अब T3 T4 जो थायराइड हार्मोन्स हैं, फ्री T4 थायराइड के फंक्शनिंग के लिए बेस्ट है, और फ्री T3 का टेस्ट हाइपर थायराइडिज्म में स्पेसिफिकली बेटर होता है। अगर हाइपर थायराइडिज्म है तो ये ना वैल्यू भी याद रखनी है हमें, बट इफ़ यू कैन रिमेंबर तो मस्ट, ठीक है, कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए फिर सिरम में फ्री T3 एंड ऑल, हाइपर थायराइडिज्म में कितना होना चाहिए। अब तो हाइपर थायराइडिज्म में फ्री T3 मेजर करते हैं, ठीक है। फ्री T3 अगर नॉर्मल लाइक उससे ज़्यादा आए तो प्रॉब्लम है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की बात करें तो थायरॉक्सिन को जो बाइंड करने वाला ग्लोबुलिन है, ग्लोबुलिन नाम से क्लियर हो रहा प्रोटीन है, तो थायरॉक्सिन को जो बाइंड करने वाला ग्लोबुलिन है वो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। प्राइमरी जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड हार्मोन का कम बनना जस्ट ड्यू टू प्राइमरी डिफेक्ट ओनली, कि जैसा डिफेक्ट है कि जो पूरा मैंने एक साइकिल बताई थी, जो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी का पूरा लिंक होता है, उस एक्सेस में कोई गड़बड़ होने से अब उससे क्या होगा, डिक्रीज्ड T4 फ्री T4 का प्रोडक्शन, T4 ढंग से अगर नहीं बना पा रही, कम बना पा रही, हाइपो मतलब लेस, तो उस रिस्पॉन्स में ऐसा सिग्नल जाएगा
कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड को स्टिमुलेट किया जाएगा कि भाई तुम बनाओ T4 को, क्यों नहीं बना पा रहे हो। पर ये तो पूरी साइकिल में डिफेक्ट है ना, उस वजह से नहीं बन पा रहा वो, तो इसलिए TSH बढ़ जाता है। अब जब ज़्यादा है तो थायराइड को स्टिमुलेट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा पड़ा है, तो स्टिमुलेट करने की क्या ज़रूरत है उसको। पिट्यूटरी नहीं स्टिमुलेट करेगा थायराइड को कि तुम T4 बढ़ाओ, क्योंकि ऑलरेडी ज़्यादा है, हाइपर है, तो TSH कम हो जाएगा। सेकेंडरी हाइपोथायराइडिज्म में ये डिक्रीज है, क्योंकि प्राइमरी रीज़न की वजह से, प्राइमरी रीजन इस पूरी साइकिल में डिफेक्ट था कि जो हाइपोथायराइडिज्म पिट्यूटरी और फिर थायराइड का कंट्रोल हो रहा है, उसमें डिफेक्ट नहीं है, ये सेकेंडरी रीजंस की वजह से हाइपोथायराइडिज्म है। तो TSH का यहाँ पर लेना देना नहीं है, वो स्टिमुलेट करने की थायराइड को कोई नीड नहीं है। इसमें डिक्रीज होता है T4, बट TSH भी कम होता है सेकेंडरी। थायराइड डिसऑर्डर्स डायग्नोस्टिक टेस्ट है उसके लिए। ट्रीटमेंट के लिए नियोनेटल स्क्रीनिंग फॉर कॉन्जेनाइटल हाइपोथायराइडिज्म, बाय बर्थ, अगर किसी को, कई लोगों को बाय बर्थ भी होता है हाइपोथायराइडिज्म नियोनेट्स को, तो उनको टेस्ट करने के लिए थायराइड फंक्शन टेस्ट बच्चों का भी होता है। सो ये थे कुछ कलेक्शन ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स फ्रॉम ऑर्गन फंक्शनिंग टेस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।